नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से। तो बात उत्तराखंड में सबसे पहले गैरसैंण पर सियासत की करेंगे, क्योंकि गैरसैंण पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और सत्र की अवधि को कम रखा गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि राज्य सरकार डर की वजह से सत्र की अवधि को छोटा रख रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की यदि नियत साफ है तो गैरसैंण से सरकार को संचालित करे। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि सरकार गैरसैंण के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। तो सरकार कांग्रेस का ये आरोप कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है। वहीं बीजेपी ये कह रही कि विपक्ष के जो भी सवाल हैं वो तमाम सवाल बेबुनियाद हैं। तो गैरसैंण पर एक बार फिर से सियासत जो है वो शुरू हो गई है। तो कांग्रेस का आरोप लगातार ये कि हम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन सरकार सवालों से भाग रही है। बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष के सवाल जो है वो बेबुनियाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष उसको मानता है कि कम अवधि का रखा गया है, तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्यमंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं। और कार्यमंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मंशा है कि गैरसैंण के विकास के लिए, और सरकार ने जो जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने का जो मंतव्य रखा है और जनता से पूछ करके उनकी राय के अनुसार बजट को बनाने की जो कार्रवाई चल रही है, उसकी मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारित होगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करके हमारे सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, गैरसैंण उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कभी भी सियासत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती, और अब एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सियासत शुरू हो गई है। देखिए, गैरसैंण को लेकर हमेशा से ही, जब से गैरसैंण बनी है तभी से ही उत्तराखंड के अंदर गैरसैंण को लेकर विवाद छिड़ा रहता है। और जिस तरीके से अब एक सत्र को लेकर अब जंग छिड़ गई है और लगातार जिस तरीके से 14 मार्च से लेकर 18 मार्च तक गैरसैंण में ये सत्र होना है, बजट सत्र होना है, लेकिन अब विपक्ष लगातार सरकारों पर हावी है। लगातार मुख्यमंत्री धामी की सरकार पर जो कांग्रेस है वो हमला कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आखिर क्यों ये जो सत्र ये छोटा क्यों रखा गया है, आखिर क्यों सरकारें डर रही हैं, आखिर क्योंकि लगातार जो सरकारों का जो मत है, सरकारों का मत यह है कि क्योंकि जिस तरीके से सरकारी कामकाज के बोझ के साथ साथ क्योंकि ज्यादा जो कामकाज है वो देहरादून में रहता है, तो उसी के लिहाज से जो सत्र है वो छोटा रखा गया है। लेकिन इस चीज को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी लगातार बजट सत्र को लेकर लगातार जो इसकी अवधि है इसको बढ़ाने की मांग है। लेकिन अगर विपक्ष के कुछ सवाल हैं हितेश, और अगर विपक्ष जो है सवालों के जवाब चाहता है तो सरकार बच क्यों रही है? अगर सत्र की अवधि को कम रखा गया है तो विपक्ष तो जाहिर सी बात है कहेगा कि सवालों के जवाब नहीं देने हैं। लेकिन वहीं अगर हम खुद सरकार की बात करें तो सरकार जो है वो ये कह रही है कि ये जो सारे सवाल हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन सवाल तो सुनने पड़ेंगे ना सरकार को, क्योंकि अगर मौजूदा सरकार में कोई भी है विपक्ष तो सवाल करेगा। आप ये कह के नहीं भाग सकती है सरकार, या बच सकते हैं कि सवाल जो है वो बेबुनियाद है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी सियासत तो तब छिड़ गई थी जब गैरसैंण में विधानसभा बनाई गई और उसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से गैरसैंण की जो विधानसभा है उसको हमेशा से ही चूना रखा गया है और लगातार वही बात है और कांग्रेस लगातार उसी बात को उठाती रही है। कांग्रेस हमेशा से उन मुद्दों को उठाती रही है जो गैरसैंण से जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि विधानसभा की अध्यक्ष गैरसैंण क्यों नहीं जाती, आखिर क्यों रितु खंडूरी गैरसैंण का दौरा नहीं करती। तो काफी सारे ऐसे सवाल है जिसको लेकर जो सरकारें हैं वो कन्नी काट जाती हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से छोटा सत्र इस बार इन्होंने गैरसैंण में रखा है बजट सत्र, तो वो कहीं ना कहीं वास्तव में कहीं सवाल खड़े कर रहा है कहीं सब, क्योंकि सरकारों के सामने भी ये सब चुनौती आएंगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो या फिर अन्य कोई दल हो, लगातार
सरकारों पर इस सत्र को लेकर हावी है। बिल्कुल ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से अगली खबर है, जहां पर जोशी मठ भूत धसाव के बाद पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। पूरे मामले पर चर्चा के लिए मीडिया से बातचीत की गई। उत्तराखंड सरकार की सचिव मीनाक्षी सुंदरम और आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बातचीत की। क्या कुछ कहा सरकार के आला अधिकारियों ने, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। हुई पड़ी है, जो भी हमने सर्वे लगभग 2700 घरों का सर्वे हुआ, सबका सर्वे में हमने मेजरमेंट भी लिया हुआ। जो भी घरें क्षतिग्रस्त हुए सबका पूरा मेजरमेंट हमारी टीम के पास है। वंस वी गेट रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया में, और उसमें ये क्लियर होगा कि भाई ये घर को हमको विस्थापित करना है, अब उस घर का मेजरमेंट मेरे पास है, इससे मल्टीप्लाई करके वो बन जाएगी। तकनीकी संस्थाओं की फाइनल रिपोर्ट तो थोड़ा उनको टाइम लगेगा। जैसे IIT रूड़की का भी इन्वेस्टिगेशन जस्ट समाप्त हुई है, तो उन्होंने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन था उसके आधार पे अपनी रिपोर्ट दी थी, उसको करके भेज दिए। देखिए वो भी जो रिपोर्ट देंगे, जब उनकी फाइनल रिपोर्ट आएगी संस्थाओं की, तो कुछ चेंजेज हो सकते हैं। तो बहरहाल जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है संस्थाओं की, उसके आधार पे NDA में एक कंक्लूजन फाइनल कि ये आपको करना है, डूएबल जो चीजें होगी वो हमें बताएं। भूमि भवन दोनों का बन रहा है या केवल भवन का बन रहा है, भूमि का नहीं बन रहा है, ये पॉइंट तभी क्लियर होगी जब NDA के रिपोर्ट आ जाएंगे। और मुआवजे को पीस मिल में देने से एक जो है एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा होता है उससे, कि आदमी सोचता है कि मेरा ज़मीन तो धस गया है, केवल मेरे लिए बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। एक बार वो भी आ जाएगा तो जो भी है वो कंबाइन करके दोनों को इकट्ठे देना ही बेनिफिट है। आपको बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया तो जोशीमठ भू धसाव पर कैबिनेट की बैठक हुई है। हितेश लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हितेश, जिस तरीके से ये कैबिनेट बैठक हुई, कैबिनेट बैठक में जोशीमठ भू धसाव पर लेकर कई बातें निकलकर सामने आई हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां पर हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जा चुके हैं। क्या उनके पास तक ये जानकारी साझा करने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई पहल की जा रही है? किसी तरह का कोई उस इलाके में जागरूक अभियान कि सरकार अब उन लोगों के लिए क्या क्या सोच रही है? बिल्कुल, देखिए अभी NDA की जो जांच रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई। उसके बाद में ही सरकारें और ये जो अधिकारी हैं उसकी बाद में ही उसमें फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भूमि आवंटन की बात इसमें सामने आई है, क्योंकि जो लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं उनके लिए भी सरकारों ने एक नीति तैयार की है, उनको भी विस्थापित किया जाएगा। क्योंकि सरकार कोई भी ऐसा परिवार नहीं छोड़ना चाहती है जिससे उनको मतलब उनका निजी जो दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है उससे ना गुजरना पड़े। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर पहलुओं की जानकारी लेते हुए हर बिंदुओं पर लगातार बैठक की है, मंत्रणा की है। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें ऐसी हैं कि कुछ मकान है जो ईंटों से बने हुए हैं, कुछ मकान है जो पिलर पर खड़े हैं, काफी सारी ऐसी कुछ दुकानें हैं जो पिलर पर, तो उनको उन्हीं के हिसाब से वहां पर मुआवजा दिया जाएगा। जो जिसका सर्कल रेट है उसी के सर्कल रेट के हिसाब से उनको मुआवजा देने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अब जो लोग वहां से मतलब एक तरफ सर्किल रेट जो है वो ध्यान में रखा जाएगा कि इस जमीन का, इस भूमि का सर्किल रेट क्या है। दूसरा जो आप जिक्र कर रहे हैं वो लागत भी देखी जाएगी कि कैसे लागत के साथ बनाया गया है, कौन सी कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है, कौन सा सीमेंट हुआ है, कौन सी ईंट पत्थर लगे हैं। अगर छत की बात कर ले तो वो पक्की थी या फिर उस पर पटरियां लगी हुई थी। मतलब ये सब कुछ लागत के हिसाब से भी तय होगा मुआवजा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर इसमें कहा गया है कि क्योंकि इसका एक पैरामीटर इसका अधिकारियों ने तय किया है। ईंटों से जो मकान बने हैं उनको उन्हीं के हिसाब से दिया जाएगा, जिसमें पिलर थे उनको उसी के हिसाब से दिया जाएगा। काफी सारी ऐसी चीजें हैं क्योंकि लगातार इसमें अभी तक जो NDA की जो रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है। उसी के बाद में मुआवजे की जो बात है वो सभी चीजें सामने खुल कर आएंगी। ठीक है, बिल्कुल हितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल 2 तरह के आवासीय भवन के रूप में कई चीजों को जो है वो बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में महाशिवरात्रि को लेकर चल रही कावड़ यात्रा में अब तक तकरीबन 8 लाख से ज्यादा कावड़िए गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए हैं। कावड़ मेला अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। डाक कावड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, जिससे जनता की जाम की स्थिति जो है वो ना पैदा हो सके, जनता को कोई आवाजाही में दिक्कत ना हो सके और स्थानीय निवासियों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रा 8 लाख से ज्यादा कावड़ियों ने जल जो है वो उठाए हैं इस बार।
तो डाक कावड़ को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। तो महाशिवरात्रि को लेकर ये कावड़ यात्रा चल रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था में विश्वास है, वो लोग तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें आप देखिए, काफ़ी तादाद में कावड़िए यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इस वक्त कावड़ियों से पूरी हरिद्वार नगरी जो है वो भरी हुई नजर आ रही है, सजी धजी नजर आ रही है। तो कावड़िए जो है वो काफ़ी उत्साह के साथ, काफ़ी जोश के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इसके अलावा आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर पूरे इंतजाम आपको नजर आएंगे। और ख़ास तौर पर ख्याल ये रखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ से कावड़ियों की यात्रा गुजरे वो रास्ते जो है कम से कम वहाँ पर जाम की स्थिति ना हो, जिससे इन लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग या फिर जो लोग जिनके वाहन गुजरते हैं, किसी तरह की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। अभी तक 8 लाख से ज़्यादा लोग गंगा जल लेके जो कांवड़िया हमारे प्रस्थान कर चुके हैं। और ये आज और कल 2 दिन है मेन, जिसमें मैक्सिमम कांवड़िए आते हैं। तो मैक्सिमम जो बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इस साइड के जो कांवड़िए हैं वो आते हैं ज़्यादातर। देखिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो डाक कांवड़ है, चाहे जो भी कांवड़ ट्रैक्टर और ट्रक और इन चीज़ों से आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए गौरी शंकर, नीलधारा पार्किंग, जो बिजनौर से आने वाले मैक्सिमम लोग उधर से ही आते हैं, तो उस पार्किंग को एक्टिवेट किया गया है। इसके अलावा हमारी अलकनंदा पार्किंग है, ये पंदीप पार्किंग है, चमगादड़ टापू पार्किंग है, मोतीचूर पार्किंग है, इनको भी एक्टिवेट किया गया है। और यहाँ पे भी सुचारू रूप से गाड़ियाँ आके पार्क हो रही हैं और यहाँ से निकल रही हैं। और इसके ऊपर सीधा रुक करेंगे, हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं संजय पुंडीर का। संजय पुंडीर, जिस तरीके से हरिद्वार में कावड़ यात्रा चल रही है, धर्मनगरी में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? देखिए निदा, 18 तारीख यानी कल होने वाली महाशिवरात्रि को लेकर जो शिव भक्त है लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह के पर्व होते हैं तो ऐसे में जो श्रद्धालु होते हैं वो लगातार हरिद्वार का रुख करते हैं। और लगातार ही बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार जो बम बम के जयकारों से यहाँ गूंज उठी है। हालांकि अभी तक की अगर बात की जाए तो 8 लाख से ज्यादा कावड़ी हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। और इसी को लेकर जो व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब इस तरह के पर्व होते हैं तो स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कत होती है। हालांकि हरिद्वार पुलिस ने पहले ही ट्रैफिक प्लान बना दिया है ताकि स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं, तमाम जो रूट है वो डाइवर्ट किए हैं, उनको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया गया है। कहा जा सकता है कि हर तरीके की व्यवस्था को लेकर जो हरिद्वार जिला प्रशासन है वो पूरी तरह यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहा है। निदा जी, रूट डाइवर्ट का आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, तो कौन कौन सी जगह पर रूट जो है वो डाइवर्ट हुआ है, या फिर ऐसे में लोगों को कैसे बताया जा रहा है? क्या कोई किसी तरह की एडवाइजरी पहले से जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? संजय, देखिए निदा, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो जो रूरल एरिया है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर की पौड़ी से पहले कई किलोमीटर का सफर ऐसा होता है, वहां पर जो वाहन है वो पूरी तरह प्रतिबंध किया है, क्योंकि वहां पर एक पैदल मार्ग बनाया गया है। और पार्किंग की भी एक अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो नजीबाबाद से जो हाईवे आ रहे हैं उन्हें करीब 2 से 3 किलोमीटर ही पहले रोक दिया जाता है और वहां पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि प्रशासन से हमारी बात हुई, यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो हरिद्वार के एसएसपी है उनसे हमारी बात हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो शिव भक्त है लगातार वो पहुंच रहे हैं, ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए लगातार उनसे बातचीत भी की जा रही है। उनको कहा भी जा रहा है कि आप संयम से चले, नियम से चले। हालांकि स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है, क्योंकि
दोस्त आज आखिरी दिन है मेले का, कल महाशिवरात्रि हो जाएगी। तो ऐसे में लगातार स्थानीय लोगों से भी कहा गया है कि आप भी कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करें। निदा, बिल्कुल बिल्कुल। तो 40 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर फिलहाल नजर आ रही है। तो अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां पर रावली महदूद में मतगणना के दौरान विवाद होने की खबर है। चुनाव अधिकारी पर मतगणना में गड़बड़ी कराने का आरोप लग रहे हैं। इसी बीच 8 वार्ड मेंबर्स ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बहादुराबाद ब्लॉक में जाकर बीडीसी को इस्तीफा दिया। मौजूदा प्रधान प्रमोद पाल सहित रानीपुर विधानसभा के विधायक आदेश चौहान पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं बताएं आपको कि विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। विकासखंड अधिकारी ने वोटों की जांच की, जिसमें 2 वोटों पर गलत जगह मोहर लगाई गई थी, जिस कारण उनको निरस्त किया गया। हम लोग ये चाहते हैं ना, चुनाव दोबारा से होना चाहिए। संजय लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजय, आखिर क्या है पूरा मामला, क्योंकि मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। देखिए निदा, हरिद्वार की ग्राम रावली महदूद का मामला है, जहां पर कल उपचुनाव संपन्न हुए हैं, यानी छोटे प्रधान के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें 15 वार्ड मेंबर थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम 8 लोग एक जगह इकट्ठे हैं, लेकिन जो 7 लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई है। इसी को लेकर लगातार इन्होंने वीडियो को एक ज्ञापन भी दिया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं मतगणना के बाद जो धांधलेबाजी हुई है उसको लेकर ज्ञापन दिया है। इसकी जांच की जाए और जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ है इसको निरस्त किया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस तरह से इनके ज्ञापन पर कार्रवाई होती है और किस तरह से वार्ड मेंबरों को न्याय मिलता है। निदा, आश्वासन क्या दिया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा, या फिर फैसला हो चुका है? देखिए, निश्चित तौर पर निदा लगातार ही जो वीडियो का कहना है, उनका कहना है कि साफ तौर पर अभी इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद जिस तरह से भी जो भी निर्णय सामने आएगा, अगर चुनाव रद्द करना होगा तो इसमें किया जाएगा, लेकिन जांच के बाद ये सब संभव होगा। निदा, बिल्कुल ठीक है। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या संभव हो पाता है। इधर ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान के तहत पूरे उत्तराखंड में प्रतिबंधित दवाएं जो है वो पकड़ी जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर पुलिस प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से 3840 मॉडल कैप्सूल और साथ ही साथ 54,600 एल्प्राजोलम टैबलेट और 100 शीशी कोडाइन सिरप सहित 2 स्कूटी भी बरामद की गई हैं। आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि ये सब नशीली दवाइयां कलियर के ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जानी थी। संजय लगातार हमारे साथ मौजूद है। संजय, आखिर इन जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, इनको इधर से उधर करने का सिलसिला कब से हरिद्वार में चल रहा था, क्या अहम जानकारी? देखिए इधर लगातार ही हरिद्वार में हम देख रहे हैं ड्रग फ्री देवभूमि को लेकर लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2025 तक देवभूमि को पूरी तरह नशा मुक्त किया जाएगा, इसी को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह से ड्रग ही नहीं, जो अवैध तरीके से जो नशा बेचने वाले लोग हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला हरिद्वार के बहादुराबाद का है, जहां पर भारी मात्रा में ड्रग बरामद हुई। हालांकि 2 आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। इसमें हालांकि आगे भी जांच की जा रही है। जो इसमें अन्य आरोपी होंगे उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निदा जी ठीक है, बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हरिद्वार पुलिस को फिलहाल ये बड़ी कामयाबी मिली है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं ऋषिकेश एम्स की। ऋषिकेश एम्स ने मेडिकल के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। ड्रोन द्वारा दवा पहुंचाने में ऋषिकेश एम्स ने सफलता हासिल की है। इस ट्रायल में टीबी के मरीजों के लिए टिहरी जिला चिकित्सालय में दवा भेजी गई है। एम्स ऋषिकेश के हेलीपैड से टिहरी तक 36 किलोमीटर की यह हवाई दूरी ड्रोन ने महज 29 मिनट में पूरी की। एम्स ऋषिकेश से टीबी के मरीजों को ड्रोन से दवा भेजने का ये ट्रायल सफल रहा है। ड्रोन से दवा भेजने की शुरुआत करने वाला एम्स ऋषिकेश अब देश का पहला एम्स बन गया है। एम्स की कार्यकारी निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में ये सुविधा विशेष लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। पहाड़ के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बीमार लोगों तक ड्रोन द्वारा दवा पहुंचाकर उनका समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा इस सुविधा से आपात स्थिति में फंसे लोगों का भी तत्काल दवाई और इलाज से संबंधित मेडिकल उपकरण उन तक पहुंचाए जा सकते हैं।
और इधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को जल्द मिल सकती है मेट्रो ट्रेन की सौगात। जी हां, खबर है कि केंद्र सरकार आगामी 2024 के आम चुनाव से पहले देहरादून में 2 रूट पर मेट्रो चलाने की अनुमति दे सकती है। आपको बता दें कि साल 2021 में ही उत्तराखंड सरकार ने डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। गौरतलब है कि कुल 22 किलोमीटर के मार्ग पर न्यू मेट्रो प्रस्तावित है। मेट्रो ज्यादातर मुख्य सड़कों के ऊपर ही चलनी है, इसलिए धामी कैबिनेट ने सरकारी विभागों की जमीन 1 रुपये प्रति वर्ष की दर से 90 साल की लीज पर देहरादून मेट्रो कॉर्पोरेशन को देने का फैसला किया है और इसके लिए राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। तो देहरादून को जल्द मेट्रो की सौगात जो है वो मिल सकती है। आपको बता दें कि अहम खबर देहरादून मेट्रो प्रोजेक्ट क्या है वो आप समझिए। दरअसल ग्राफिक्स के जरिए राज्य सरकार ने अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव जो है वो भेज दिया है। तो राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बता दें कि देहरादून में 2 रूट पर ये मेट्रो जो है अपनी सेवाएं देगी, यानी 2 रूट पर देहरादून में ये मेट्रो चलाई जाएगी और FRI से रायपुर तक ये मेट्रो चलेगी, मेट्रो रेल। तो FRI से रायपुर तक जो लोग सफर करते हैं उनके लिए सहूलत होगी। देहरादून में मेट्रो प्रोजेक्ट लागू होने जा रहा है। ISBT से परेड ग्राउंड तक ये मेट्रो चलेगी। वहीं अगली खबर है कुंभ नगरी हरिद्वार से। हरिद्वार में बहुत जल्द पॉट टैक्सी सरपट दौड़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल अत्याधुनिक शहरी यातायात का साधन विकसित करने के लिए उत्तराखंड मेट्रो कॉर्पोरेशन ने ये पॉट टैक्सी चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। डीपीआर तैयार है और कैबिनेट मंजूरी के बाद ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। क्या है पॉट टैक्सी, चलिए आपको हम समझाते हैं इस पूरी खबर को। दरअसल आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि हरिद्वार में पॉट टैक्सी जो है वो है क्या। तो पॉट टैक्सी का भारत में ये पहला प्रयोग होने जा रहा है। अब आप जरा समझिए कि है क्या ये। पॉट टैक्सी चलाने की तैयारी में उत्तराखंड मेट्रो जो है वो नजर आ रही है। आपको बता दें कि 4 कॉरिडोर में कुल 21 किलोमीटर तक ये पॉट टैक्सी जो है वो चलेगी। इसके साथ साथ अहम जानकारी और साझा कर दें आपके साथ कि 4 कॉरिडोर में तो कुल 21 किलोमीटर तक चलेगी, लेकिन ज्वालापुर से भारत माता मंदिर तक पॉट टैक्सी जो है वो अपनी सेवाएं देती हुई नजर आएगी। इसके आगे हम आपको बताएं कि दक्ष प्रजापति मंदिर से लक्सर रोड तक पॉट टैक्सी जो है वो आपको नजर आएगी। और साथ ही साथ एक बात और आपको बताते चलें कि जल्द ही, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब जो ग्लोबल टेंडर है वो आमंत्रित किए जाएंगे यहाँ पर। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की हम बात कर लें तो प्रोजेक्ट ये पूरा हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसके लिए बड़े कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1.5 साल का समय जो है वो दिया गया है, यानी 1.5 साल के समय में पूरे प्रोजेक्ट को उसे पूरा करना है। इसके अलावा पॉट टैक्सी का भारत में ये पहला प्रयोग जो है वो होने जा रहा है। ये प्रयोग कितना सफल होगा 1.5 साल के बाद वो हकीकत इसकी पता चलेगी। बढ़ते आगे, हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और आपको बता दें कि यह कहर उस वक्त देखने को मिला जब सिडकुल क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे चल रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे की शिकार महिला के सर पर गंभीर चोट आई है। वहीं हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। और अगली बड़ी खबर ओली से, जहां पर ओली की मेजबानी में नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप पर बर्फ की कमी और ओली नंदा देवी स्की स्लोप पर लगे 7 करोड़ की लागत वाले विदेशी आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम के 12 वर्षों से कोमा में चले जाने के कारण अब तक 5 राष्ट्रीय शीतकालीन खेल और 2 बार इंटरनेशनल स्की फेडरेशन की FIS रेस रद्द हो चुकी है। इस बार भी यही कहानी दोहराई जा रही है। एक बार फिर राष्ट्रीय शीतकालीन खेल रद्द हो गए हैं। इससे खेल प्रेमियों में निराशा है। नंदा देवी इंटरनेशनल स्की स्लोप पर बर्फ की काफी कमी देखी जा रही है। इसकी स्लोप पर लगे हैं 7 करोड़ की मशीन, लेकिन विदेशी आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम जो है वो खराब पड़े हैं। नेशनल विंटर गेम्स जो 23 से 26 होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं। बच्चों ने एक प्रतिस्पर्धा होती है नेशनल गेम्स के इवेंट की, वो भी उसके प्रति भी काफ़ी लोगों पे असर पड़ा हुआ है, एथलीटों पे असर पड़ा हुआ है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नेशनल गेम्स यहाँ पे काम कैंसिल हो चुके हैं। 2 बार इंटरनेशनल गेम्स कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे।
और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जो है जो औली में जो स्नो गन मशीन बनी हुई है उन मशीन गनों को हटाया जाए, उसके बदले नए मशीन गन लगाए जाए ताकि विगत वर्षों की जो हालत हुई है बर्फ की कमी से वो ना हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।